हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी का डिस्कशन है। हमारा टॉपिक चल रहा है भारत का भौतिक स्वरूप। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट शेष बचे हुए हैं, पहले इनको कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मध्य उच्च भूमि के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है। मध्य उच्च भूमि के नाम से यह जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि का अधिकांश भाग मालवा का पठार कहलाता है। यह पठारी भाग पूर्व में महादेव श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली और मध्य में विंध्य श्रृंखला से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र विस्तृत है। यहां बहने वाली नदियों में याद रखिएगा चंबल, सिंधु, बेतवा और केन है, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और इस प्रकार ये जो है इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। इसका ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। यह भाग पश्चिम में चौड़ा है और पूर्व में संकीर्ण है। इसके पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि का सुदूर पूर्व का विस्तार मुख्यतः दामोदर और स्वर्ण रेखा नदियों के द्वारा अपवाहित है, जिसे छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। इसका विस्तार याद रखिएगा बिहार राज्य के गया जिले की दक्षिणी सीमा तक है। ठीक है। विंध्याचल के दक्षिण में इन्हीं के समानांतर सतपुड़ा पर्वत तथा पूर्व में अमरकंटक और छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर के पठार में बहने वाली दामोदर नदी की घाटी में प्रसिद्ध कोयला पट्टी है। इस क्षेत्र में कोयले के अतिरिक्त अन्य खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में पाए जाने वाले पाट प्रदेश अब्रक और बक्साइट के निक्षेप हैं। दंडकारण्य क्षेत्र दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है, जिसका विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश में लगभग 89,078 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। उड़ीसा यानी कोरापुट और कालाहांडी जिला तक, छत्तीसगढ़ जो है बस्तर जिला और आंध्र प्रदेश यानी पूर्वी गोदावरी और विशाखापत्तनम और श्रीकाकुलम जिलों में जो है ये लगभग कितना है 89,078 वर्ग किलो क्षेत्र पर फैला हुआ है। दक्कन का पठार, इसके बारे में देख लेते हैं। दक्कन का जो पठार है, प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3,000 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कार्बोनिफेरस युग के पहले यह गोंडवाना लैंड का एक भाग था। कार्बोनिफेरस युग में दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। क्रेटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ, आग्नेय शैलों का निर्माण हुआ। इन आग्नेय शैलों का समय के साथ अपर्दन हुआ, जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ। याद रखिएगा, काली मृदा का निर्माण किससे हुआ? आग्नेय शैलों के समय के साथ अपर्दन से। दक्कन के पठार के अंतर्गत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के अधिकतर भाग आते हैं। यहां लावा की अधिकतम अनुमानित गहराई 2134 मीटर है, 2134 मीटर, किंतु पूर्व और उत्तर की ओर गहराई अपेक्षाकृत कम है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके पश्चिमी हिस्से में सह्याद्री की पहाड़ी है। महाबलेश्वर सह्याद्री की प्रमुख चोटी है, जहां से कृष्णा नदी निकलती है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है, विदर्भ। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो रूपांतरित शैलों से बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदान की पहाड़ियां और ब्रह्मागिरी की पहाड़ियां स्थित है। दक्षिण के पठार या प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट स्थित है। ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1,100 यानी 900 से 1,100 मीटर तक है, जिसका विस्तार पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के समानांतर महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक दक्षिण पूर्वी दिशा में 1800 किलोमीटर की लंबाई में है, जो सतत नहीं है बल्कि ये जो है अनियमित है, क्योंकि महानदी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आदि नदियों ने
इसे जगह जगह पर अपरदित किया है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां इसे विभाजित करती हैं। यह पश्चिमी घाट से बिल्कुल भिन्न है। यह अधिक जो है कटा छट्टा तथा पहाड़ियों के रूप में है। उड़ीसा में महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में नल्लामल्ला, पालकोंडा, वेलिकोंडा वेलिकोंडा नगारी तथा तमिलनाडु में पंचमलाई, सेवराय, जवादी, पालनी और वेलंगिरी पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियां हैं। ये पहाड़ियां महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के द्वारा अलग की गई हैं। ये नदियां उपजाऊ मैदान तथा डेल्टा का निर्माण करती है। याद रखिएगा, समुद्र तल से 400 से 500 फीट ऊंचे पठार के पास सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु के सलेम कस्बे के समीप अवस्थित है, जो लगभग 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत पूर्वी घाट का हिस्सा है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन, याद रखिएगा, यारकांड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। जो तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है यारकांड, ये इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में फैला है। पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में फैला है। इन्हें पूर्वाद्री श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। यह श्रेणी तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित नीलगिरी में सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट से मिल जाती है। पूर्वी घाट प्राचीन मोड़दार वलित पर्वत का अवशिष्ट रूप है। इसका सर्वोच्च शिखर, याद रखिएगा, विशाखापत्तनम चोटी है। इसकी जो सर्वोच्च ऊंचाई है कितना है, 1680 मीटर। और महेंद्रगिरी भी है 1501 मीटर, दूसरी ये सर्वोच्च चोटी है। सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट और पूर्वाद्री यानी पूर्वी घाट के बीच पठारी भाग को कई स्थानीय नामों से जाना जाता है। तेलंगाना का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी भाग को बघेलखंड और छोटा नागपुर के पठार के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूरब में भी पाया जाता है, जिसे मेघालय का पठार, कार्बी आंगलांग पठार और उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। पश्चिम से पूरब की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंतिया विस्तृत है। याद रखिएगा, मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, जो भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप के द्वारा पृथक हो गया है। मालवा का जो पठार है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, और ये जो है ज्वालामुखी शैलों से निर्मित है। इसी की यानी मालवा पठार की उत्तरी सीमा अरावली, दक्षिणी सीमा विंध्यन श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार के द्वारा निर्धारित की जाती है। इसके बाद है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। पूर्वी घाट की 600 मीटर की औसत ऊंचाई के तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 1000 से 1300 मीटर है। पश्चिमी घाट पर्वत उत्तर में तापी नदी के बाएं तट से, पश्चिमी घाट पर्वत जो है उत्तर में तापी नदी यानी ताप्ती या तापी नदी के बाएं तट से प्रारंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। यहाँ 4 प्रमुख दरें उत्तर से दक्षिण में, याद रखिएगा, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा है। 4 प्रमुख दरें हैं उत्तर से दक्षिण में, जो इनका क्रम है याद रखिएगा, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा। इंपॉर्टेंट है। यह देखिए, यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भ्रंश कगार है, फॉल्ट स्क्रैप है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। पश्चिमी घाट में किस प्रकार की वर्षा होती है? पर्वतीय। यह वर्षा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट पर्वत नीलगिरी की पहाड़ियों के द्वारा पूर्वी घाट से मिल जाती है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुडी, जो इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। तो याद रखिएगा, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुडी है, जो अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को विभाजित करती है। इसे गोवा से होकर गुजरना होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। उत्तरी सह्याद्री है, इसकी ऊपरी सतह पर लावा के निक्षेप पाए जाते हैं।
जबकि दक्षिणी सह्याद्री मुख्यतः आर्कियन शैलों से निर्मित है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कलसुबाई है, जबकि दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख है। दक्षिणी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर पुष्पगिरी है। पुष्पगिरी के समीप से ही कावेरी नदी निकलती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोदा बेटा जो है, दोदा बेटा इसकी जो ऊंचाई है 2637 मीटर, दक्षिण भारत की दूसरी जो है ये सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों से जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन बिंदु पर स्थित है। इलायची पहाड़ियां, कार्डमम जो हिल्स है, इलायची पहाड़ियां जो है दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट में केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से में अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण में अवस्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अन्नामलाई, उत्तर पूर्व में पालनी पहाड़ी और दक्षिण में अगस्त्यमलाई पहाड़ी स्थित है। मैप को उठाइए और ये जितने भी पर्वत पठार जितने भी हैं इन सबको मैप में इंडिकेट कीजिए, ठीक है, रिवीजन के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए इसके बाद है दर्रा। दर्रा किसे कहते हैं? पहाड़ियों और पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्ग को पासेज कहते हैं या दर्रा कहते हैं। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्ग को क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। भारत में प्रमुख दर्रे हैं। काराकोरम दर्रा, यह दर्रा लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। इस दर्रे से होकर यारकंद और तारिम बेसिन का मार्ग गुजरता है। किस किस का? यारकंद और तारिम बेसिन का। यह भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। यह 5540 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दूसरा है जोजिला दर्रा। यह दर्रा लद्दाख में समुद्र तल से लगभग 3528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। NH-1D पर स्थित यह दर्रा शीतकाल में अत्यधिक बर्फबारी के कारण बंद रहता है। इसे बर्फीले तूफान के दर्रे के रूप में भी जाना जाता है। 19 मई 2018 को जम्मू कश्मीर के लेह में एशिया की सबसे लंबी जोजिला सुरंग का शिलान्यास किया गया। यह लगभग 6800 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग और एशिया की सबसे लंबी द्विदिशा वाली सुरंग है, जिसकी लंबाई 14 किलोमीटर है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बुर्जिला दर्रा। समुद्र तल से 4100 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदानों से जोड़ याद रखिएगा, कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदानों से जोड़ता है। बुर्जिला दर्रा जो है यह समुद्र तल से 4100 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। और यह क्या करता है? यह दर्रा कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदानों से जोड़ता है। बर्फ से ढक जाने के कारण यह शीत ऋतु में व्यापार तथा परिवहन के लिए बंद रहता है। चौथा है पीर पंजाल दर्रा। यह दर्रा पीर पंजाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला यह पारंपरिक दर्रा मुगल रोड पर स्थित है। उप प्रायद्वीप के विभाजन के बाद इस दर्रे को बंद कर दिया गया है। इसके बाद है बनिहाल दर्रा। जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित इस दर्रे को, ठीक है, बनिहाल दर्रा कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। देखिए बनिहाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित इस दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। ठीक है, तो बनिहाल दर्रा जो है यह जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। समुद्र तल से 2835 मीटर की ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में स्थित यह दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। किसको? जम्मू को श्रीनगर से। शीत ऋतु में यह बर्फ से ढका रहता है, बर्फ से ढक जाता है शीत ऋतु में। इसके बाद है सिप किल्ला दर्रा। देखिए समुद्र तल से 5669 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा सतलज महाखंड से होकर हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत से आने वाली सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। याद रखिएगा। यहां पे आप देख सकते हैं भारत के जो प्रमुख दर्रा है दिया गया है, तो मैं मैप को थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं। देखिए यहां पे है आघिल दर्रा, ये है काराकोरम दर्रा, ये है बुर्जिला दर्रा, ये है पीर पंजाल दर्रा, ये है जोजिला, ये है खारदूम,
ये है लनकला, ये छगला दरा, ये बनिहाल दरा है, ये रोहतांग दरा है, ये बड़ा लाचला दरा है, ये सिपकिल्ला दरा है, ये है थांगला, ये है माना दरा, नीति दरा, लिपू लेक दरा। ये जो लिपू लेक, नीति, माना, ये सभी उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। इसके बाद ये है नाथुला दरा, ये कहां पर है? सिक्किम में। जिलेपला दरा यहीं पे है। ये है बोमडिला दरा, ठीक है। ये है यांगयाब दरा, ये पास पांगसाट दरा, लेखपानी दरा है, ये आपका जो है दीफू दरा है। तो लोकेशन याद रखिएगा। और यहाँ पे तेजू दरा है, ठीक है, तुजू दरा है। और इधर जो है आपके जो महाराष्ट्र है, यहाँ पे थाल घाट दरा है, ये भोर घाट दरा है। भारत का सबसे ऊंचा दरा यांगजी दीवान है, 5890 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यहाँ पे देखिए ये है पाल घाट दरा, ठीक है। तो एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा मैप में, खुद के मैप में जो है इंडिकेट भी कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट है रोहतांग दरा। हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित इस दरे की ऊंचाई जो है 3979 मीटर है। और यह मनाली को लेह सड़क मार्ग से जोड़ता है, मनाली को लेह सड़क मार्ग से जोड़ता है। इसे हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है। 8वां है बड़ा लाचला दरा। समुद्र तल से 4890 मीटर की ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित दरा मनाली को लेह से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। शीत ऋतु में यानी नवंबर से मध्य मई तक यह बर्फ से ढके होने के कारण आवागमन के लिए बंद रहता है। इसके बाद है मनादरा। मनादरा, यह मनादरा जो है महान हिमालय की कुमाऊं पहाड़ियों यानी उत्तराखंड में समुद्र तल से लगभग 5611 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह दरा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। शीतकाल में यह लगभग 6 महीने बर्फ से ढका रहता है। 10वां है नीति दरा। 5068 मीटर ऊंचाई यह दरा उत्तराखंड के कुमायूं में स्थित है। यह दरा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। शीतकाल में यह बर्फ से ढके होने के कारण मध्य नवंबर से मध्य मई तक आवागमन के लिए बंद रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नाथुला दरा। देखिए नाथुला दरा जो है भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में। भारत चीन युद्ध में सामरिक महत्व के कारण चर्चित यह दरा सिक्किम राज्य की डोगेक्या श्रेणी में डोगेक्या स्थित है। याद रखिएगा, सिक्किम राज्य की डोगेक्या श्रेणी में स्थित है। समुद्र तल से लगभग 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह दरा प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा है। भारत और चीन की सीमा से होने वाली 3 व्यापारिक मार्गों में से एक नाथुला दरा भी है, ठीक है। तो भारत और चीन की सीमा से होने वाले 3 व्यापारिक मार्गों में से एक नाथुला दरा है। जिलेपला दरा, यह सिक्किम में स्थित है। जिलेपला दरा कहां पर है? तो सिक्किम में, जो दार्जिलिंग और चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। समुद्र तल से लगभग 4538 मीटर ऊंचाई पर स्थित यह दरा सिक्किम को लहासा से जोड़ता है। यह चुंबी घाटी से होकर गुजरता है। देखिए कौन सा दरा किस राज्य में पड़ता है या किसको जोड़ता है, किसको अलग करता है, 2-3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं और हमेशा यहीं से पूछा भी जाएगा। बोमडिला दरा। बोमडिला दरा जो है अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। इससे तवांग घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग गुजरता है। यह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। इसके बाद है यांगयाप दरा। यांगयाप, यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसी दरे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यहां से चीन के लिए भी मार्ग जाता है। इसके बाद है दिक्कू दरा, दिफू दरा। दिफू दरा जो है यह अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार सीमा पर स्थित है। यह भारत और म्यांमार के बीच का एक परंपरागत दरा है जो व्यापार और परिवहन के लिए पूरे वर्ष खुला रहता है। इसके बाद है पांगसाड दरा। पांगसाड समुद्र तल से 1136 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित यह दरा, पांगसाड दरा जो है समुद्र तल से 1136 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित यह दरा अरुणाचल प्रदेश को मांडले से जोड़ता है। इसके बाद है तुजू दरा। यह मणिपुर राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस दरे से इम्फाल से लापू व म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। इसके बाद है थाल घाट।
583 मीटर ऊंचा यह दर्रा महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की श्रेणियों में स्थित है। यहां से दिल्ली मुंबई के प्रमुख सड़क व रेल मार्ग गुजरते हैं। इसके बाद है भोर घाट। यह महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट श्रेणी में स्थित है। पुणे बेलगांव रेल मार्ग और सड़क मार्ग इसी तरह से गुजरते हैं। इसके बाद है पाल घाट। यह केरल के मध्य पूर्व में नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है, जिसकी ऊंचाई 305 मीटर है। कालीकट त्रिचूर से कोयम्बटूर ईरोड के रेल और सड़क मार्ग इसी तरह से गुजरते हैं। तो पाल घाट जो है केरल के मध्य पूर्व में नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है और इसकी ऊंचाई 305 मीटर है। कालीकट त्रिचूर से कोयम्बटूर ईरोड के रेल और सड़क मार्ग इसी तरह से होकर गुजरते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद है चांगला। चांगला समुद्र तल से 5360 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित महान हिमालय का यह दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। चांगला ये लद्दाख को किससे जोड़ता है? तिब्बत से। लिपुलेख दर्रा। यह दर्रा भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। यह भारत और चीन के बीच पहला सीमा व्यापार पॉइंट है। इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। तो लिपुलेख दर्रा का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी किया जाता है। यह भारत और चीन के मध्य होने वाले व्यापार में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। इसके बाद है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, उत्तरी पर्वतीय भाग हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिण और दक्षिणी पठार के उत्तर में विशाल समतल भूभाग है। उत्तरी पर्वतीय भाग हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिण एवं दक्षिणी पठार के उत्तर में विशाल समतल भूभाग है। यह गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से ये निर्मित मैदान है। इसीलिए इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े द्रोणी बेसिन, ठीक है, लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े द्रोणी क्षेत्र में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। भारत उत्तरी मैदान, यहां पर आप देख सकते हैं सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ये रहा ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसका विस्तार जो है 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। इस मैदान की पूर्व पश्चिम लंबाई 3200 किलोमीटर और औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। समृद्ध मृदा आवरण, पानी की पर्याप्त उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। इसीलिए यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक प्रदेश है। देखिए, यह मैदान सामान्यतः समुद्र तल से 240 मीटर से भी अधिक ऊंचा नहीं है। इसकी औसत जो गहराई है 4000 से 6000 मीटर के बीच है। पश्चिमी मैदान का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और पूर्वी मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस समतल भूभाग के मध्य अरावली पर्वत के आ जाने के कारण सिंधु और इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज इस अवशिष्ट पर्वत के पश्चिम में तथा गंगा याद रखिएगा, गंगा और जो उसकी सहायक नदियां हैं जैसे यमुना, गंडक, घाघरा, गोमती, सरयू, कोसी, महानंदा, सोन आदि ये पूरब में बहती हैं। उत्तर के क्षेत्रों से आने वाली नदियां निक्षेपण का कार्य करती हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति जो होती है कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियां निचले भागों में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है, जिन्हें वितरिकाएं कहा जाता है या डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। तो वितरिकाएं कहा जाता है, याद रखिएगा। उत्तरी मैदान को मुख्यतः 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है पंजाब का मैदान। पंजाब का मैदान जो है, उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु और इसकी सहायक नदियां हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इनके द्वारा निर्मित किए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। इस मैदान का विस्तार पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। सिंधु और इसकी सभी सहायक नदियां हिमालय से निकलती हैं। इस क्षेत्र में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है।
रावी और ब्यास को जो रावी और ब्यास है, रावी और ब्यास के दोआब को जो है बारी दोआब कहते हैं। रावी और ब्यास के दोआब को बारी दोआब कहते हैं और ब्यास सतलज के बीच के दोआब को बिस्त दोआब कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्यास और रावी के दोआब जो है इनको बारी दोआब और ब्यास सतलज के बीच के जो दोआब है इनको बिस्त दोआब कहा जाता है। दोआब का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का भाग। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब यानी पानी। इसी प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है, पंच का अर्थ पांच और आब का अर्थ होता है पानी, जो कि पंजाब में प्रवाहित 5 नदियों का सूचक है। विशाल मैदान का दूसरा उपभाग, याद रखिएगा विशाल मैदान का जो दूसरा उपभाग है राजस्थान का मैदान है। इसका विस्तार अरावली पर्वत के पश्चिम में लगभग 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह मुख्यतः अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश है। बालुका स्तूप क्या है? बालुका स्तूप यहाँ की प्रमुख स्थलाकृति है। पूर्वी भाग में कई पहाड़ियां हैं। लूनी नदी, याद रखिएगा लूनी नदी इस प्रदेश की प्रमुख नदी है जो वर्षा के दिनों में कच्छ के रण तक जाती है। इस प्रदेश में सांभर, देगान, डिडवाना जैसी प्रसिद्ध खारे पानी की झीलें भी हैं। बालुका स्तूप क्या है? सैंड ड्यून। देखिए बालुका स्तूप जो है मरुस्थलों और रेतीले प्रदेशों में पवन के द्वारा रेत और बालू के निक्षेप यानी जमाव से निर्मित टीलों या टीबों को बालुका स्तूप कहते हैं। इसकी चौड़ाई लंबाई के तुलना में 10 से 12 गुना अधिक पाई जाती है। ऊंचाई में पर्याप्त अंतर मिलता है जो कुछ मीटर से लेकर 100 मीटर से भी अधिक हो सकती है। मरुस्थलों और रेतीले क्षेत्रों में पवन की दिशा में अवरोध यानी झाड़ी, वृक्ष, शिलाखंड, दीवार आदि उपस्थित होने पर रेत का निक्षेप होने लगता है जो धीरे धीरे बालुका स्तूप का रूप धारण कर लेता है। बालुका स्तूप प्रायः समूह में मिलते हैं जिन्हें स्तूप समूह कहा जाता है या स्तूप श्रृंखला भी कहते हैं। ठीक है, स्तूप समूह या स्तूप श्रृंखला भी कहते हैं बालुका स्तूप जब समूह में मिलते हैं तो ये गंगा का मैदान या मध्यवर्ती मैदान, गंगा का मैदान या मध्यवर्ती मैदान, याद रखिएगा यमुना नदी से लेकर पूरब में बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक विस्तृत मैदान को मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान कहते हैं। इसका विस्तार 1400 किलोमीटर की लंबाई में घग्गर और तीस्ता नदियों के मध्य है जो उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कुछ भागों तथा पश्चिमी बंगाल में विस्तृत है। इस मैदान का ढाल जो है सामान्यतः याद रखिएगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस विस्तृत मैदान को 3 उपभागों में बांटा गया। पहला है ऊपरी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान क्या है? यह गंगा मैदान जो है यह गंगा मैदान का ऊपरी भाग है। जो ऊपरी गंगा का मैदान है यह गंगा मैदान का ऊपरी भाग है जो उत्तर में शिवालिक, पश्चिम में यमुना नदी, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार और पूरब में 100 मीटर की समोच्च रेखा के द्वारा सीमांकित किया जाता है। इस मैदान की 3 लघु इकाइयां हैं, गंगा यमुना दोआब, रुहेलखंड मैदान और अवध मैदान। मध्यवर्ती गंगा का मैदान, यह मैदान इलाहाबाद से फरक्का तक 1.45 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। याद रखिएगा, देखिए उत्तर में शिवालिक, दक्षिण में विंध्यन, रोहतासगढ़, छोटा नागपुर पठार, पश्चिम में 100 मीटर की समोच्च रेखा तथा पूरब में बिहार, पश्चिम बंगाल सीमा जो है इस क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित करते हैं। तो मध्यवर्ती गंगा का जो मैदान है यह मैदान इलाहाबाद से फरक्का तक 1.45 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, फैला हुआ है। और उत्तर में शिवालिक, दक्षिण में विंध्यन, रोहतासगढ़, छोटा नागपुर पठार, पश्चिम में 100 मीटर की समोच्च रेखा और पूरब में बिहार, पश्चिम बंगाल सीमा इस क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित करते हैं। मध्य गंगा मैदान को 2 उपभागों में बांटा जाता है। ऊपरी गंगा मैदान जिसमें गंगा घाघरा दोआब, मिथिला मैदान, कोसी मैदान और दूसरा दक्षिणी गंगा मैदान जिसमें गंगा सोन विभाजक, मगध मैदान और अंग मैदान शामिल है। निम्न गंगा मैदान क्या है? इसका विस्तार उत्तर में दार्जिलिंग हिमालय के गिरिपद क्षेत्र से दक्षिण में बंगाल के खाड़ी तक तथा पश्चिम में छोटा नागपुर की पूर्वी सीमा से बांग्लादेश और असम की सीमाओं तक 80,968 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। याद रखिएगा। तीसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान।
ब्रह्मपुत्र का मैदान या पूर्वी मैदान गंगा मैदान के पश्चिम विशेषकर असम राज्य में सादिया के उत्तर पूर्व से होकर धुबरी नामक स्थान तक लगभग 720 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। तो ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान या पूर्वी मैदान गंगा मैदान के पश्चिमी विशेषकर असम राज्यों में लगभग 720 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इस मैदान के पश्चिमी भाग को छोड़कर सभी और ऊंचे पहाड़ी भाग है। इस भाग का ढाल क्रमशः जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है। ब्रह्मपुत्र नदी इस मैदान के मध्य से गुजरती है। इस नदी के बीच स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदी द्वीप और बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यहाँ नदियों के बार बार रास्ता बदलने के कारण बाढ़ की जो है आवृत्ति अधिक है। तो नदियों के बार बार रास्ता बदलने के कारण यहाँ बाढ़ जो है हमेशा आते रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के निकट यह नदी दक्षिण की ओर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई मुड़ जाती है और इस प्रकार इसके अवसादों से निर्मित मैदान पर उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जहां अनेक प्रकार की फसलें जैसे गेहूं, चावल, गन्ना और जूट उगाई जाती है। भौतिक आकृतियों की भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों का विभाजन। भौतिक आकृतियों की भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है भाभर, दूसरा है तराई, तीसरा है बांगर और चौथा है खादर। तो याद रखिएगा। तो चलिए पहले हम लोग भाभर के बारे में डिस्कस करेंगे। भाभर क्या है? यह क्षेत्र जो है, भाभर जो है, यह क्षेत्र शिवालिक के गिरिपथ प्रदेश में सिंधु से लेकर तीस्ता तक अविच्छिन्न रूप से जो है 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में विस्तृत है। जो भाभर है यह क्षेत्र शिवालिक के गिरिपथ प्रदेश में सिंधु से लेकर तीस्ता तक अविच्छिन्न रूप से 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में विस्तृत है। ढाल में अचानक कमी आने से यहाँ नदियां और धरातलीय अपवाह व्यापक पैमाने पर कंकड़, बजरी और गोलाश्म इत्यादि का निक्षेपण करते हैं, जिसे भाभर के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत में शिवालिक या उप हिमालयी क्षेत्र के समानांतर फैले समतल मैदान को भाभर कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत में शिवालिक या उप हिमालयी क्षेत्र के समानांतर फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भाभर। देखिए, कंकड़ पत्थरों यानी बजरी की अधिकता के कारण इसमें इतनी अधिक सरंध्रता या पारगम्यता पाई जाती है कि यहाँ छोटी नदियां विलीन हो जाती हैं। तो कंकड़ पत्थरों की अधिकता के कारण इसमें इतनी अधिक सरंध्रता या पारगम्यता पाई जाती है कि यहाँ जो छोटी नदियां हैं विलीन हो जाती हैं, मतलब कि गुम हो जाती हैं। उनमें शुष्क मार्ग शेष रह जाते हैं। भाभर मैदान पश्चिम में चौड़े और पूर्व में संकरे हैं। यह भाग कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए, नेक्स्ट है तराई, लोलैंड। भाभर के दक्षिण में यह 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदली पेटी है, जहां नदियां धरातल पर पुनः प्रकट होती है तथा दलदली क्षेत्रों का निर्माण करती है। तराई क्षेत्र का विस्तार वर्षा की अधिकता के कारण पश्चिम के तुलना में पूर्व में अधिक पाया जाता है। इस प्रदेश में अत्यधिक नमी, जल उपलब्धता, सघन वन और जैव विविधता पाई जाती है। वनों के स्थान पर अन्य भूमि उपयोगों के विस्तार, विशेषकर कृषि से यहाँ पर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई है। इसके बाद है बांगर। उत्तरी मैदानों का सबसे विशालतम भाग जो है पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है, जो नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करता है। इस भाग को बांगर के नाम से जाना जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंकड़। ये क्षेत्र नदी की बाढ़ सीमा से ऊपर स्थित पुराने जलोढ़ चबूतरे हैं। इनकी ऊंचाई कहीं कहीं पर 30 मीटर तक है। यहां पर पाई जाने वाली कांप मृदा का रंग गहरा है, जिसमें अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां पाई जाती है। इसके बाद है खादर। यह मैदान का वह निचला भाग है जहां नदियां प्रतिवर्ष बाढ़ का जल फैलाती हैं और नवीन जलोढ़ परत का निर्माण करती है। नवीन जलोढ़ क्षेत्र जो निचले मैदान है और जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचकर नई मिट्टी की परत जमा कर देता है, खादर कहलाता है। उर्वरता एवं जल उपलब्धता के कारण ये प्रदेश कृषि के लिए आदर्श माने जाते हैं।
इसके बाद है भारतीय मरुस्थल। देखिए, दक्षिणी पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर तटीय मैदानों का विकास हुआ है। पश्चिम में यह मैदान संकीर्ण एवं कटा छटा है, जबकि पूरब में चौड़ा और समतल है। कच्छ के रण का मैदान समुद्री निक्षेप के जनन से बना है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में एक बड़ा शुष्क प्रदेश है, जिसे विशाल भारतीय मरुस्थल या राजस्थान का मरुस्थल या थार मरुस्थल कहा जाता है। लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला और औसतन 300 किलोमीटर की चौड़ाई वाले इस क्षेत्र का विस्तार लगभग 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है। थार मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिमी किनारों पर स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 15 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। वर्षा ऋतु में यहाँ कुछ सरिताओं का उद्भव होता है जो समुद्र तट तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि इनमें पर्याप्त जल की कमी होती है तथा वर्षा काल के पश्चात ये नदियां या सरिताएं विलीन हो जाती है। लूनी नदी, जिसकी लंबाई 495 किलोमीटर है, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। यह भारत में अंतःस्थलीय प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। यह नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। यह अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश से प्रवाहित होती हुई कच्छ के रण के दलदली क्षेत्रों में विलुप्त हो जाती है। सरस्वती, बूंदी, सुकरी और जवाई इसकी सहायक नदियां हैं। देखिए, मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियां स्नातरी रेतीले टीले, छत्रक चट्टाने और मरुधान के रूप में मिलता है। बरखान, याद रखिएगा बरखान क्या है? यह एक अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है। इसका विस्तार जो है, बरखान का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर हुआ है, लेकिन लंबोट टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। जैसलमेर में बरखान के समूह देखे जाते हैं, जैसलमेर यानी राजस्थान में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, यह अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है, जहां नदियां झील या पलाया में मिल जाती हैं। इन पलाया या झीलों का जल जो होता है खारा होता है, जिससे नमक बनाया जाता है। नेक्स्ट है तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन। प्रायद्वीपीय पठार के दोनों किनारों पर संकीर्ण तटीय मैदानों का विस्तार है। पश्चिम में यह मैदान संकीर्ण एवं कटा छटा है, जबकि पूरब में चौड़ा और समतल है। इस मैदान का निर्माण समुद्री तरंगों के द्वारा अपर्दन और निक्षेपण या पठारी नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों से हुआ है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूरब में बंगाल के खाड़ी तक विस्तृत है। भारत की तट रेखा लगभग 100 किलोमीटर लंबी है, यानी 6100 किलोमीटर। स्थिति और सक्रिय भू आकृतिक प्रक्रियाओं के आधार पर तटीय मैदानों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है पश्चिमी तटीय मैदान, दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। इन दोनों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के मध्य स्थित एक संकीर्ण मैदान है, जो उत्तर में कच्छ के तट से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक अरब सागर के साथ साथ विस्तृत है। गुजरात के मैदान को छोड़कर यह मैदान पूर्वी तटीय मैदान से कम चौड़ा है। इस मैदान की औसत चौड़ाई 65 किलोमीटर और पश्चिम से पूरब 10 से 80 किलोमीटर है। इसकी अधिकतम चौड़ाई गुजरात में नर्मदा और तापी मुहाने के समीप 80 किलोमीटर है। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों का उदाहरण है। ऐसा विश्वास है कि पौराणिक शहर द्वारका किसी समय में पश्चिमी तट की मुख्य भूमि पर स्थित था, जो अब पानी में डूबा हुआ है। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है और पतनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। उत्तर में गुजरात तट से लेकर दक्षिण में केरल तट तक पश्चिमी तटीय मैदान को 4 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। पहला है गुजरात का मैदान। गुजरात के कच्छ के रण से काठियावाड़ कच्छ के रण का मैदान समुद्री निक्षेपों में जनन से बना है। तो गुजरात का जो मैदान है, गुजरात के कच्छ के रण से काठियावाड़ यानी गुजरात का तटवर्ती भाग कच्छ के रण का मैदान समुद्री निक्षेपों में जनन से बना है। इसके बाद है कोंकण तट। उत्तर में दमन से लेकर दक्षिण में गोवा तक 530 किलोमीटर लंबा और 35 से 50 किलोमीटर चौड़ा है। पश्चिमी तटीय मैदान जो है, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। ये गुजरात का मैदान है, दमन है, ये नासिक है, महाराष्ट्र है, ये पुणे है, ये दादरा और नगर हवेली है, ये थाना मुंबई है, ये दक्षिणी कोंकण तट है,
ठीक है। कोंकण तट या महाराष्ट्र तट, ये यहाँ पे जो है ये पहाड़ियां हैं, ये रत्नागिरी है, ये कोल्हापुर है, ये बेलगांव है, ये मांडवी नदी है, ये जुआरी नदी है, ये धारवाड़ है, ये काली नदी है, ये शरावती नदी है, इधर पणजी है, ये कारवाड़ है, इधर ये अरब सागर है। इसके बाद देखिए कनारा या कन्नड़ तट, कर्नाटक तट भी बोलते हैं, ये कर्नाटक है, ये कुद्रेमुख है, ये मंगलौर है, नेत्रावती घाटी और नेत्रावती नदी है, यहां से निकलता है, ये पेरियार नदी है, ठीक है, ये कालीकट है, ये माहे है, ये कन्नूर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मालाबार तट है, यहाँ पे कोटायम है, ये एर्नाकुलम है, कोचीन है, वेमनाथ झील है, अलेपी है, क्विलोन है, त्रिवंतपुरम है, ये भारतीय राज्य की दक्षिणतम राजधानी है। देखिए इसके बाद कोलम है, ये कन्याकुमारी है, और ये महेंद्रगिरी का चोटी है, ये भारत की दक्षिणतम चोटी है। देखिए तीसरा जो है कर्नाटक या कन्नड़ तट। कर्नाटक तटीय मैदान 525 किलोमीटर लंबा है और 8 से 24 किलोमीटर चौड़ा है, जो उत्तर में गोवा से दक्षिण में मंगलुरु तक का तटीय भाग है। इसके बाद मालाबार तट, उत्तर में मंगलुरु से दक्षिण में कन्याकुमारी तक के तटीय भाग जो है। मालाबार तट 550 किलोमीटर लंबा है और 20 से 100 किलोमीटर चौड़ा है। इस तटीय भाग में अनेक लंबे और संकरे पश्च जल यानी बैक वाटर्स पाए जाते हैं, जिन्हें केरल में कयाल कहा जाता है। कयाल जो है एक प्रकार की लैगून है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 180 किलोमीटर से भी अधिक लंबी वेवनाड झील ऐसा ही एक अनूप है, जिस पर कोची बंदरगाह स्थित है। कयाल क्या है? मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति है, जैसे मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायान के लिए प्रयोग किया जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल से निकलती हैं। ये नदियां छोटी व तीव्रगामी हैं, इसीलिए इन नदियों के द्वारा मिट्टी का जमाव अधिक नहीं हो पाता है। इनमें से अधिकतर नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा न बनाकर ज्वारनदमुख यानी एक्चुअरी का निर्माण करती है। इसके दक्षिण भाग में कई लैगून पाए जाते हैं। न्यू मंगलुरु और कोची के बंदरगाह ऐसा ही लैगून पर स्थित हैं। यहाँ पर कुछ अवशिष्ट मैदानों का भी निर्माण हुआ है, जिनमें सौराष्ट्र और कच्छ का मैदान मुख्य है। यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में कांडला, मझगांव, जवाहरलाल नेहरू जिसे नहावत सेवा भी कहते हैं, मुंबई, मर्मगांव और मंगलुरु और कोची शामिल है। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है, परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़ा होता जाता है। दक्षिणी गुजरात से लेकर मुंबई तक पश्चिमी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़ा है, जो दक्षिण की ओर संकरा होता जाता है। इसके बाद है पूर्वी तटीय मैदान, इसके बारे में देख लेते हैं। पूर्वी घाट एवं पूर्वी तट के बीच पूर्वी तटीय मैदान स्थित है, जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक फैला है। पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार, मध्य भाग को गोलकुंडा तट और दक्षिणी भाग को कोरमंडल तट के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। पश्चिमी तटीय मैदान के तुलना में पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा और उभरा हुआ है। इसकी औसत चौड़ाई 120 किलोमीटर है। इस मैदान में पूरब की ओर बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के द्वारा विस्तृत डेल्टा का निर्माण किया जाता है। उभरा तट होने के कारण यहाँ पतन और पोताश्रय कम है। पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा तटवर्ती क्षेत्रों में जलोढ़ निक्षेपण का परिणाम है, जहां विश्व के बृहद डेल्टा क्षेत्र स्थित हैं। इन डेल्टाओं का निर्माण महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। इस मैदान में लैगून की अवस्थिति है, जिसका निर्माण तट तथा रोधिका के बीच सागरीय जल के बंद होने के कारण होता है। इस मैदान में चिल्का कहां पर है? उड़ीसा में है, और पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है। तो याद रखिएगा, इस मैदान में चिल्का और पुलिकट दो बड़ी लैगून झीलें हैं। भारत पूर्वी तटीय मैदान, तो पूर्वी तटीय मैदान के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए, ये सुवर्ण रेखा, कटक, भितरकनिका, ये चांदीपुर, ये पामीरा पॉइंट है, ये फॉल्स पॉइंट है। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, ये उड़ीसा है, और ये उत्कल तट है, ये चिल्का झील है। देखिए यहाँ पे व्हीलर द्वीप है। वर्तमान में नया नामकरण जो है अब्दुल कलाम द्वीप किया गया है।
तो इसका नया नाम याद रखिएगा, व्हीलर द्वीप अब जो है अब्दुल कलाम द्वीप में तब्दील हो चुका है। ये श्रीकाकुलम है, ये जो है उत्तरी सरकार तट है ये वाला, और ये विशाखापत्तनम है, ये काकीनाडा है, इधर गोदावरी है ये नदी, और ये झील है, ये राजमुंद्री है यहाँ पर, ये विजयवाड़ा है, ये एल्लोरू है। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं फॉल्स डीवी पॉइंट है। इसके बाद इधर जो है ये कृष्णा नदी है, और इधर जो है गुंटूर है, ये एलुरु झील है यहीं पे, और ये अंगोला है, ये आंध्र तट है, ये श्रीहरिकोटा है, ये पुलिकट झील है, ये चेन्नई है, मरीना बीच भारत का सबसे लंबा बीच है। इधर कांचीपुरम है, ये महाबलीपुरम है, ये कोरोमंडल तट है, ठीक है। पुडुचेरी यहीं पे है, यहाँ पे चिदम्बरम है, ये तमिलनाडु हो गया, ये कराईकल है पुदुचेरी, इसके नीचे जो है नागापत्तनम है, ये जो है पाक खाड़ी है, पाक जल संधि इधर है, और यहाँ पे जो है आपका कच्चा तीप द्वीप है, प्रवाल द्वीप है, ये तूतीकोरिन है, ये कुलशेखर पत्तनम है, ये केप कोमोरिन कन्याकुमारी है, यहाँ पे तिरुनेलवेली है, ठीक है, ये मदुरै है, यहाँ पे वेगाई नदी है, ये धान का इसे तंजौर जो है यहाँ पे तंजौर है, इसे धान का कटोरा कहते हैं, और ये कावेरी नदी है। तो इस तरह से जो है इसको एक बार ऑब्जर्व कर लीजिएगा, एनालिसिस कर लीजिएगा। चिल्का महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है जो 75 किलोमीटर लंबी है, जबकि पुलिकट चेन्नई नगर के उत्तर में स्थित है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के मध्य में कोलेरू जो झील है, कोलेरू झील, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, और इस प्रकार कोलेरू झील एक डेल्टाई झील है। चिल्का भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। पूर्वी तट को वर्तमान में 3 लघु इकाइयों में विभक्त किया जाता है। पहला है उत्कल मैदान। उत्कल मैदान जो है यह उड़ीसा तट के सहारे 400 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। महानदी डेल्टा क्षेत्र में इसकी चौड़ाई 100 किलोमीटर है। दूसरा है आंध्र मैदान। इसका विस्तार बेरहमपुर से पुलिकट झील के बीच है। इसका निर्माण जो है कृष्णा और गोदावरी के डेल्टाओं का प्रमुख जो है योगदान रहा है इसके निर्माण में। तो इसके निर्माण कृष्णा गोदावरी के डेल्टाओं के द्वारा हुआ है। और तीसरा है तमिलनाडु मैदान। यह पुलिकट झील से कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक लगभग 675 किलोमीटर लंबा और औसतन 100 किलोमीटर चौड़ा है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ियां स्थित है। भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई तट से मापा जाता है। द्वीप समूह, ठीक है। द्वीप समूह क्या है? तो द्वीप स्थल खंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। यह महासागर, सागर, झील और नदी आदि में कहीं भी पाया जा सकता है। ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों के भाग हैं। भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत 1256 द्वीप हैं। ये मुख्यतः 2 समूहों में हैं, बंगाल के खाड़ी और अरब सागर में। याद रखिएगा। देखिए इसके अतिरिक्त गंगा सागर और महानदी के डेल्टा में अनेक द्वीप स्थित हैं। भारत और श्रीलंका के बीच भी कई छोटे छोटे द्वीप हैं। इसी प्रकार गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तट पर भी अनेक द्वीप स्थित हैं। भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं, ठीक है, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह और अरब सागर के द्वीप समूह। बंगाल के खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है, इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं। इनमें से 36 द्वीपों पर आबादी पाई जाती है। ये द्वीप समूह 6 डिग्री 45 मिनट से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 92 डिग्री से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। रीची द्वीप समूह और लवरिंथ द्वीप, याद रखिएगा, रीची द्वीप समूह और लवरिंथ द्वीप यहाँ के 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं। बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानी जाती है। इस द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल 2 भागों में, उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह में बांटता है। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निम्नजित यानी डूबे हुए पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप और जंतुओं में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। ये द्वीप विषुववृत्त के समीप स्थित हैं, याद रखिएगा। और यहाँ की जलवायु विषुवतीय है। यहाँ जो है घने जंगलों, ये जो है यह घने जंगलों से आच्छादित है। यहाँ घने जंगल सबसे ज्यादा मिलते हैं। बंगाल के खाड़ी के द्वीप म्यांमार के निम्नजित टर्शियरी पर्वतमाला अराकान योमा की धरातलीय विशेषताओं के परिचायक हैं
और समुद्र तल से याद रखिएगा समुद्र तल से 750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। इस प्रकार ये द्वीप निम्नजित उच्च भूमि के अवशेष हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के तट से कुछ दूरी पर स्थित है। इस द्वीप समूह की मुख्य पर्वत चोटियों में सैंडल चोटी उत्तरी अंडमान में है और इसकी ऊंचाई 732 मीटर है। माउंट डिओवेली ये मध्य अंडमान में ऊंचाई 515 मीटर है। माउंट कोएबो ये दक्षिणी अंडमान में है और इसकी ऊंचाई 460 मीटर है। और माउंट थुलियर ये ग्रेट निकोबार में है, इसकी ऊंचाई 642 मीटर है। ये सभी शामिल हैं। तो सैंडल चोटी, माउंट डिओवेली, माउंट कोएबे और माउंट थुलियर अंडमान द्वीप समूह के अंतर्गत उत्तरी, मध्यम और दक्षिणी तथा लघु अंडमान द्वीप सम्मिलित हैं। पोर्ट ब्लेयर इस संपूर्ण संघन राज्य क्षेत्र की राजधानी है, जो दक्षिण अंडमान मध्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान जो याद रखिएगा, जो दक्षिण अंडमान मध्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये जो है इसकी राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर, इस संपूर्ण संघ राज्य क्षेत्र की राजधानी है और यह सबसे जो है बड़ा द्वीप है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है। यहां पर आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार का जो है मैप दिया गया है। ये आपका कोको चैनल है, इधर ये लैंडफॉल द्वीप है, ये नारकोंडम द्वीप है, सुसुप्त ज्वालामुखी है, ये उत्तरी अंडमान है। यहाँ पे जो है ये सैंडल पीक है, ये अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 732 मीटर है। ये साउंड द्वीप है, ये इंटरव्यू द्वीप है, ये मध्य अंडमान है। नीचे बढ़िएगा, ये ऑटम द्वीप है, यहाँ पे जो है ये बैरन द्वीप है। और ये जो है आपका हेनरी लॉरेंस द्वीप, जॉन लॉरेंस द्वीप और हैवलॉक द्वीप है। ये नील द्वीप है, ये पोर्ट ब्लेयर है राजधानी। और ये नीचे जो है दक्षिणी अंडमान है, ये तारमुगली द्वीप है, इधर ये उत्तरी सेंटिनल द्वीप है। और नीचे आप आइएगा तो माउंट मणिपुर हैरियट, इसकी ऊंचाई 450 मीटर है। ये रूटलैंड द्वीप है, ये डेक्कन पास है और ये लिटिल अंडमान है सबसे नीचे। और यहाँ पे देखिए 10 डिग्री चैनल्स के द्वारा जो है अंडमान सागर, यहाँ पे ये अंडमान सागर है। और अंडमान निकोबार द्वीप यहाँ पे दिया गया है, ये किमोस की खाड़ी है। और नीचे जो आइएगा इधर देखिएगा, ये है छेवरा, ये कुमारता, ये पंचल चैनल, आबुल ऑफ मैन, इसके बाद ये कैचल है, ये नानकोवेरी है, ये सोमबेरो चैनल है, ये लिटिल निकोबार द्वीप समूह है। और इधर जो है आपका ग्रेट निकोबार जयमंडल क्षेत्र है, ये ग्रेट निकोबार द्वीप है, ये प्राइस चैनल है। और ये कैम्बेल की खाड़ी है, ये साउथ वे, ये इंदिरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। तो पूरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो मैप है आप एक बार एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लघु अंडमान का बैरन द्वीप भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व में स्थित है। इस ज्वालामुखी में पहला उद्गार 1787 ईस्वी में हुआ था। नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी भी लघु अंडमान द्वीप पर ही स्थित है। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है, जिसे कोको जलमार्ग म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। अंडमान निकोबार के पर्वत शिखर जो है, पहला है सैंडल पीक, इसकी अवस्थिति जो है उत्तरी अंडमान में, ऊंचाई 732 मीटर है। दूसरा है माउंट डिओवोली, इसकी अवस्थिति मध्य अंडमान में है और ऊंचाई 515 मीटर है। माउंट कोयोबो ये दक्षिणी अंडमान में है, इसकी ऊंचाई 460 मीटर है। माउंट मणिपुर या हैरियट, इसकी अवस्थिति दक्षिणी अंडमान में है, इसकी ऊंचाई 383 मीटर है। और माउंट थुलियर ये ग्रेट निकोबार में है, ऊंचाई 642 मीटर है। निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल जलमार्ग जो है अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है किसको किससे अलग करता है, तो अंडमान द्वीप समूह यानी लघु अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह यानी कार निकोबार से अलग करता है। निकोबार द्वीप समूह की स्थिति अंडमान द्वीप समूह के दक्षिण में है। निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत कार निकोबार, लघु निकोबार और बृहद निकोबार द्वीप सम्मिलित हैं। भारत का दक्षिणतम छोर बृहद निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट है। याद रखिएगा दिसंबर 2004 में आई सुनामी में यह पूर्णतः डूब गया था, किंतु फिर यह अपनी पूर्व स्थिति में आ गया है। निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी माउंट थुलियर है, ऊंचाई 642 मीटर है।
सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने कारण इन द्वीपों में वायुसेना और नौसेना के अड्डे हैं। 7 देशों बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और श्रीलंका के संदर्भ में इस द्वीप समूह की महत्वपूर्ण स्थिति है। बंगाल की खाड़ी में स्थित कुछ अन्य प्रमुख द्वीप, ठीक है। गंगा सागर द्वीप हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। यहां न्यू मूर द्वीप का निर्माण गंगा नदी के मुहाने पर मलबे के निक्षेप से हुआ है। यह अति नवीन द्वीप है। यह बांग्लादेश के अधिकांश क्षेत्र में है। नेक्स्ट है पवन द्वीप, मन्नार के खाड़ी में भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, जो एडम्स ब्रिज या राम सेतु का भाग है। इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा। देखिए, इसके बाद श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के तट पर पुलिकट झील के अग्रभाग में अवस्थित है। यहां भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। व्हीलर द्वीप उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यह द्वीप मिसाइल परीक्षण के कारण सदैव चर्चा में बना रहता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। इसके बाद है अरब सागर में स्थित द्वीप। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह शामिल हैं। पूरी द्वीप, याद रखिएगा, जो पूरा द्वीप है, पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है और 9 डिग्री चैनल के द्वारा 2 भागों में यह बढ़ जाता है। लक्षद्वीप केरल के मलाबार तट के पास अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह प्रवाल निक्षेपों से बना द्वीप है। पहले इस द्वीप को लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 ईस्वी में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह द्वीप 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 71 से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। यह केरल तट के पश्चिम में 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लक्षद्वीप का जो मैप है आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर जो है आपका चेरबानोजी प्रवाल, चेरबानोजी ब्रेमा गोर प्रवाल, इधर है चेटलट द्वीप, इधर है किल्तान द्वीप, ये है बित्रा द्वीप, ये सिंड केवरती, ये है जो है आपका कैनमाता द्वीप और अमीनी द्वीप और अगाती द्वीप है, इधर पीती द्वीप है, ठीक है। ये अंद्रोतो द्वीप है, ये आपका केरियम द्वीप और कल्पेनी द्वीप 2 है। इधर करवर्ती द्वीप है, ये जो है आपका सुहेली और कन्नानोर द्वीप है, ये अगाती द्वीप है, याद रखिएगा। 9 डिग्री चैनल से ये अलग होता है मिनिकॉय द्वीप से, ठीक है। इसके नीचे 8 डिग्री चैनल है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कवारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। यह मिनिकॉय द्वीप से 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है तथा मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल के द्वारा मालदीव से अलग होता है। लक्षद्वीप के उत्तरी द्वीप समूह को अमीनी द्वीप और दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहते हैं। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीपों के अंतर्गत 36 द्वीप हैं और इनमें से 11 पर मानव अधिवास है। अरब सागर में स्थित सभी द्वीपों में मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.5 किलोमीटर है। लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल के द्वारा 2 भागों में विभाजित होता है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्नौर द्वीप। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलिन पाए जाते हैं, जिसके पूर्वी समुद्र तट पर आवत गुटिकाएं, सिंगिल गोलास्मिकाएं और गोलास्म पाए जाते हैं। अगाती लक्षद्वीप समूह एक मात्र द्वीप है जहां हवाई अड्डा है। पिटली द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है, यहां एक पंछी अभ्यारण्य है, याद रखिएगा। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप एकमात्र अपवाद है जहां महल भाषा बोली जाती है। महल देवही लिपि में लिखी जाती है, जो मूलतः मालदीव की भाषा है। इसके बाद है अरब सागर में स्थित कुछ अन्य प्रमुख द्वीप। देखिए, सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है, जो महाराष्ट्र की राजधानी है। यह अरब सागर में स्थित है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। वेलिंगटन द्वीप केरल राज्य के कोची शहर का भाग है, जो 12 किलोमीटर लंबा द्वीप है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर खादियावेट तथा आलियावेट मुख्य द्वीप है। खादियावेट और आलियावेट।
सर क्रीक 96 किलोमीटर लंबा एक जलीय दलदली क्षेत्र है जो कच्छ के रण में स्थित है। यह भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित क्षेत्र है जो भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। इस क्षेत्र पर भारत का अधिकार है। इसके बाद है कोरी क्रीक। कोरी क्रीक या निवेशिका, यह एक ज्वारीय क्रीक है जो कच्छ के रण में स्थित है। यह एक दलदली भूमि है जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जलवायु के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देना ना भूलें। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और किसी भी पॉइंट में या किसी भी चैप्टर में कहीं भी आपको डाउट हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए। हम लोग जो भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं टेलीग्राम क्विज ग्रुप में और चैनल पे जो है उसका प्रैक्टिस करते हैं, तो प्लीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ज्वाइन कीजिए। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।